हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए हम साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान की टीचर्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं देख रहे थे और वो पूरी की पूरी आपकी नोट्स पैटर्न पे थी, जिसमें हमने कंप्लीट बाल विकास को डिस्कस कर लिया। बाल विकास से संबंधित कंप्लीट टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है अधिगम। अधिगम से संबंधित पहले तो इसका सामान्य अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद में किस किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है उनकी बात करेंगे, और उसके बाद में इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन इस क्लास के अंतर्गत हम अर्थ, परिभाषा और अधिगम की मुख्य विशेषताएं और अधिगम कितने प्रकार का होता है ये चीजें इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में और जो इम्पोर्टेंट चीजें बचती है वो बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी को पता है भाई मनोविज्ञान है तो ये आपके जितने भी टीचर्स एग्जाम में, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीसी सेकंड ग्रेड हो, इन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। तो स्टार्ट करते हैं अधिगम। अधिगम का देखिए सामान्यतः जब हम बात करते हैं अधिगम शब्द का तो हम यही अर्थ निकालते हैं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। कोई भी चीज है, अब जब हम सीखते हैं कोई भी चीज या कुछ भी सीखते हैं तो अधिगम के अंतर्गत आता है। देखिए सामान्य शब्दों में हम जब इसके अर्थ की बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। कोई भी चीज हम सीखते हैं उसकी वजह से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। यानी कि सीखना ही क्या है? एक अधिगम है, लेकिन वो स्थायी होना चाहिए। ये हम आगे बात करेंगे। वास्तविक अर्थ क्या होता है भाई अधिगम का? वास्तविक अर्थ की हम बात करें तो ये देखिए सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाना अधिगम कहलाता है। हम बाहर से कोई क्या करते हैं, कुछ सीख लेते हैं, सीखने के बाद अगर वो हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो वो अधिगम नहीं कह सकते। जैसे साइकिल चलाना है, सामान्यतः हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जब हमें आवश्यकता पड़ती है हम साइकिल चला लेते हैं, मतलब वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा? एक अधिगम हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी सीखा हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग अब हम हमारे व्यवहार में करते हैं या स्थायी रूप से हमारे अंदर व्यवहार में आ जाता है तो वो अधिगम कहलाता है। सहज क्रिया, जन्मजात क्रिया या मूल प्रवृत्ति। देखिए जन्मजात या मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्म से हम करते हैं, सोना, खाना, पीना, रोना, ये सभी जो प्रक्रिया ये सहज क्रियाओं के अंतर्गत आती है, यानी कि जन्मजात क्रियाएं होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। इनके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि क्रिया के बदले की गई क्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिक्रिया कहलाएगी। कोई सामने से हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है उसके प्रति हम जो व्यवहार करते हैं वो क्रिया, वो जो कर रहा है वो तो क्रिया हो जाएगी, हम जो कर रहे हैं वो प्रतिक्रिया हो जाएगी। अनुक्रिया क्या होती है भाई? उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया जो होती है वो अनुक्रिया कहलाती है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे पैर में जो अचानक से कोई कांटा चुभ गया, हम पैर को उठाते हैं, तो जो कांटा चुभा ना वो तो एक उद्दीपक के रूप में काम कर रहा है, और वो पैर को उठाना वो क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया। अब ये क्या कहलाता है भाई? अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ी सी आप समझ लेना। आगे हम बात करते हैं। देखिए अधिगम निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया। भाई सभी स्थान पर, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, आप इंडिया में है तो इंडिया में भी अधिगम उसी प्रकार का होगा, विदेश में चले जाओ वहां पर भी अधिगम इसी प्रकार का होगा। और ये भाई निरंतर लगातार चलने, जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अधिगम का मतलब यह है कि अभ्यास के द्वारा या फिर अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हम लाते हैं वो क्या कहलाएगा भाई? अधिगम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटे बालक का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि एक छोटा बालक है, वो पहली बार क्या करता? आग को देख करके उसे छू लेता, मतलब आग चमकीली नजर आती तो वो बच्चा उसको छूने का प्रयास करता और छू लेता है, और छूने से वो जल जाता है, अंगुलियां वगैरह ऐसे जल जाती है। तो इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है, इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त होता है। जब बाद में कभी बालक आग को देखता है तो वह उससे दूर रहता है, तो उसके पास ही नहीं जाता। इसी प्रकार से और भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कोई कुत्ता है और वो काटने वाला होता है, अगर कोई बच्चा उस प्यारे से पप्पी या कुत्ते को देख करके उसके पास चला जाता है और उस पर हाथ वगैरह फेरता है तो वो अचानक से वो कुत्ता उसको काट लेता है, तो उस बालक को क्या होता है? उस बालक अगर दोबारा उस कुत्ते को देखेगा ना तो उसके पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते ने पहले काट लिया, उससे उसको पीड़ा की अनुभव हुआ था, तो इस कारण से वो सीख गया कि ये कुत्ता हमें काट सकता है और इससे हमें दर्द भी हो सकता है। तो ये वही अधिगम की प्रक्रिया होती है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ऐसे कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिया। अब कुछ परिभाषा दी गई अधिगम से संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनकी बात कर लेते हैं।
अधिगम की परिभाषा है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम होती है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो फिक्स हो जाए हमारे अंदर, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये जो स्थायी परिवर्तन किससे आते हैं भाई? अभ्यास के द्वारा हो सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा हो सकते हैं, अनुभव के द्वारा हो सकते हैं। आपने देखा होगा चाहे वो क्रिकेटर हो, खिलाड़ी जितने भी होते हैं वो पहले अभ्यास करते हैं और अभ्यास करने के बाद वो खेलते हैं। प्रशिक्षण मतलब कोई भी टीचर्स अगर गवर्नमेंट टीचर लगता है तो उसको पहले ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको ऐसे पढ़ाना है, फिर वो उससे सीख करके वो बच्चों को पढ़ाता है। अनुभव, हम लाइफ में जो भी प्रक्रिया करते हैं वो सभी प्रक्रिया क्या होती है? अनुभव के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं। तो जो भी परिवर्तन अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव से आते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं और ये वही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। सार्टेन ने परिभाषा दी है भाई क्या कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा है कि डेली या प्रतिदिन हमारे होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला जो स्थायी परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ओके, वुडवर्थ ने क्या कहा? देखिए वुडवर्थ की कई बार पूछी गई है, याद रख लेना ये। नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं भाई व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया ही अधिगम होता है। उत्तरोत्तर परिवर्तन कहने का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव सकारात्मक अगर परिवर्तन आते हैं हमारे व्यवहार के अंदर तो वो क्या कहलाएंगे भाई? अधिगम कहलाएंगे। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, ये शब्द याद रख लेना भाई। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होता है? स्किनर के अकॉर्डिंग अधिगम होता है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि जो हम व्यवहार करते हैं उसी के कारण अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए और वो भी परिवर्तन कैसा? स्थायी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। गेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी पढ़ी हैं सबसे महत्वपूर्ण है भाई गेट्स की परिभाषा। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। यहाँ पर आप प्रयास भी लिख सकते हैं, प्रयास या प्रयास के अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास भी लिखा हुआ मिल सकता है। अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? गेट्स के अकॉर्डिंग अधिगम कहलाता है। ये तीन शब्द याद रख लेना भाई, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण। ये तीन शब्द मिलेंगे आपको गेट्स की परिभाषा में। आगे देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं भाई? क्रो एंड क्रो ने भी परिभाषा दी है कि नया ज्ञान, आदत, अभिवर्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम। देखिए वुडवर्थ के लिए दोनों ही मिलती जुलती है। वुडवर्थ ने कहा कि नया ज्ञान या नवीन ज्ञान और प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम है, जबकि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि नया ज्ञान, आदत और अभिवर्तियों का अर्जन क्या है? अधिगम। ओके, क्रोनबेक ये कहते हैं भाई अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। तो इन्होंने अनुभव शब्द पर ज्यादा फोकस किया। पावलो क्या कहते हैं भाई? पावलो कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उस कुत्ते को भोजन किस प्रकार से दिया जाता है, वो भोजन लेना सीख जाता है। वो सभी क्रियाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने परिभाषा दी कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम। पील मोदे कहते हैं भाई अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये पील मोदे की परिभाषा है। इसमें सबसे ज्यादा आपको गेट्स पर फोकस करना है, ये कई बार पूछी गई। ओके, तो ये कुछ परिभाषा हो गई जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम की परिभाषा दी गई है। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लें। विशेषताओं से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेषता देखिए, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक मतलब मस्तिष्क के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। सीखना ही अधिगम है भाई। जो भी कुछ सीखते हैं वो अधिगम कहलाता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, खेलना हो, कूदना हो, ये सभी क्या है? अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम जो होता है ये नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना होता है। ये किसने कहा था भाई? वुडवर्थ ने कहा था। ऐसे भी याद कर सकते हैं। नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जन। अधिगम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन है भाई। अधिगम की वजह से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया भी, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है अधिगम। आदतों पर फोकस किसने किया था? तो पावलोव ने किया था। ऐसे याद कर सकते हैं भाई, पावलोव।
अधिगम ये अनुभवों का संगठन है भाई। जो भी अनुभव हम हमारे लाइफ में प्राप्त करते हैं उनका मिक्स जो पार्ट होता है, जो संगठन होता है, वो अधिगम कहलाता है। अधिगम जो होता है ये अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम होता है। ये किसने कहा था भाई? गेट्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। अधिगम जो होता है ये अनुभव व प्रशिक्षण का परिणाम होता है। जो अनुभव के द्वारा सीखते हैं, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं या प्रशिक्षण के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है? अधिगम होता है। अधिगम जो होता है ये कार्य व उत्पादन है। अधिगम कार्य व उत्पादन है। अधिगम अनुकूलन है। ये देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निम्न में से अधिगम से संबंधित सत्य कथन, 4 दे देगा इनमें से और 1 गलत दे देगा, 3 सही दे देगा और वहीं से आपको आंसर निकालना है। अधिगम जो होता है ये विशेष परिस्थितियों की उपज है भाई। अलग अलग परिस्थितियों में जो हम व्यवहार करते हैं वो क्या है? अधिगम है। अनअधिगम भी क्या है? अधिगम। अनअधिगम भी क्या हो जाएगा भाई? अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी स्थानों पर समान रूप से चलने वाली प्रक्रिया है भाई। अधिगम निरंतर चलने वाली यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया, जीवन से मृत्यु तक हम सीखते ही रहते हैं। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है भाई। मतलब बालक का कंप्लीट विकास करने में अधिगम सहायक होता है। अधिगम समायोजन में सहायक होता है। समायोजन मतलब समायोजन करना, किसी अन्य स्थान पर अपने आप को एडजस्ट करना, ये अधिगम के कारण ही संभव हो पाता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित होता है अधिगम। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम बुद्धि में विकास करती है। बुद्धि में यानी कि बुद्धि की क्षमताओं को बढ़ाती है अधिगम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं भाई, आपको ध्यान में रख लेनी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से। सीखने का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से है। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। सीखने के द्वारा शिक्षण से संबंधित जो अधिगम उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। सीखने के द्वारा जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। जीवन के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है अधिगम के माध्यम से। अधिगम द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। यानी कोई बालक जो होता है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है तो उसको अधिगम के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कोई चोरी करने वाला होता है उसको भी सुधारा जा सकता है। कोई डाकू है तो उसको भी सुधारा जा सकता है। तो अधिगम के द्वारा जो हम चाहते हैं वैसे परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अधिगम एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र विस्तृत है, बहुत ही लंबा क्षेत्र है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी कई बार पूछा गया है कि अधिगम का मुख्य चालक कौन है भाई? अभिप्रेरणा। अधिगम पर मित्र मंडली, परिवार, शिक्षक, वातावरण आदि का प्रभाव पड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण है भाई। अधिगम पर मित्र मंडली का प्रभाव पड़ता है। जो सामान्य हम बात करें, एक तो अच्छे मित्रों के साथ हम रहते हैं तो उनसे अच्छी आदतें ग्रहण करते हैं। अगर कोई गंदे हैं, गंदे विचार वाले हैं, दारू वगैरह या किसी गुटखा है इनका सेवन करते हैं तो उनके साथ रहते हैं तो धीरे धीरे हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। मतलब अधिगम क्या? मित्र मंडली का भी प्रभाव पड़ता है। परिवार, कैसा परिवार है उसका, उस परिवार का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर झगड़ालू परिवार है तो वो बच्चा भी झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। अगर वो परिवार अच्छा शिक्षित शानदार परिवार है, सामान्य रूप से अच्छा व्यवहार करने वाला है तो बच्चे में भी वही गुण आ जाते हैं। शिक्षक अच्छा है तो बालक को अच्छे से सिखा पाएगा। अगर अच्छे वातावरण में रह रहा तो उस बालक पर अच्छे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा भाई, उसमें अच्छी आदतों का विकास होगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अधिगम है ये व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों ही प्रकार का होता है। तो ये अधिगम की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो मैंने आपको सभी बता दी हैं। सभी को अच्छे से समझ लेना, आराम से याद हो जाएंगे भाई, कोई समस्या नहीं होगी। व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है भाई? ये 2 प्रकार से होता है व्यवहार में परिवर्तन। एक तो ऐसे परिवर्तन जो अस्थायी होते हैं और एक ऐसे परिवर्तन जो स्थायी होते हैं। अस्थायी परिवर्तन किससे हो सकते हैं भाई? परिपक्वता के कारण हो सकते हैं भाई। हम बाल्यावस्था, शेषावस्था है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है तो हम परिपक्वता की ओर जाते हैं। इससे भी कुछ परिवर्तन होते हैं भाई। थकान के माध्यम से भी हम दूर तक घूम कर आए हैं, कुछ कार्य वगैरह करके आते हैं, कुछ मेहनती कार्य करते हैं, खेतों में काम करके आते हैं तो उससे भी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, लेकिन वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कुछ बीमारी की वजह से भी परिवर्तन आते हैं भाई, उठना बैठना खाना पीना उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो वो भी अस्थायी परिवर्तन होते हैं। मूल प्रवृत्ति के कारण, सहज क्रिया, जन्मजात क्रिया के कारण या मादक पदार्थों के सेवन के कारण जो भी परिवर्तन आते हैं ये सभी परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। इनको हम अधिगम नहीं कह सकते हैं, इनको अधिगम नहीं कह सकते हैं भाई। ठीक है ना? जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम नहीं कहा जा सकता है।
स्थायी परिवर्तन जो होते हैं ये अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से, प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा, ये 3 टर्म आप याद रख रहे ना भाई। जहां पर भी स्थायी परिवर्तन होगा तो ये तीनों जरूर उपस्थित हों, तो इनकी वजह से स्थायी परिवर्तन होता है। अगर स्थायी परिवर्तन होता तो वो अधिगम कहलाता है। ओके, आगे देखिए अधिगम के प्रकार। अधिगम जो होता है मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक तो संज्ञान मूलक अधिगम, दूसरा गत्यात्मक अधिगम और तीसरा संज्ञानवादी भावात्मक या संकल्पनात्मक अधिगम। तो पहले हम संज्ञान मूलक अधिगम की बात कर लेते हैं। संज्ञान मूलक अधिगम क्या होता है? केवल तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है इसमें से। संज्ञान मूलक अधिगम का मतलब इसमें जो तथ्य दे रखे हैं उन पे उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है। विचारात्मक अधिगम होता है, मानसिक प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है। भाई जो सामने होता है ना, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जैसा उसमें लिखा हुआ वैसा का वैसा हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिगम होगा ये संज्ञान मूलक अधिगम हो जाएगा, स्वपठन भी कह सकते हैं। गत्यात्मक अधिगम क्या होता है? भाई व्यक्ति जो होता है, गत्यात्मक मतलब होता है गतिशील, और गतिशील कैसे होगा? शारीरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील कर्मेंद्रियों द्वारा अधिगम करता है। व्यक्ति जो होता है शारीरिक रूप से गतिशील, यानी कि कर्मेंद्रिया जो कार्य करने में हमारी जो इंद्रिया काम में रहती है, जैसे कि हाथ पैर जो होती हैं, इनकी वजह से जो अधिगम हम प्राप्त करते हैं तो वो गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पेशी अधिगम जो होता है ये गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। कर्मेंद्रीय अधिगम है, क्रियात्मक अधिगम है, कामक अधिगम है, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम है। ये सभी क्या होते हैं भाई? गत्यात्मक अधिगम के उपनाम मान सकते हैं या फिर गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रिया व कार्य द्वारा अधिगम करना भी क्या है? अधिगम है। जैसे कोई हाथ पैर इनका उपयोग करके हम खेतों में काम करते हैं, लावणी वगैरह करते हैं ना, या फिर जो मिस्त्री होता है वो काम करता है, या फिर हाथों से लिखना पढ़ना ये काम करते हैं। तो ये सभी जो होते हैं ये गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और ये अभ्यास का अधिक प्रभाव पड़ता है इन पर, अभ्यास का अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए ज्यादातर हम अभ्यास करते जाते हैं तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो ये अभ्यास की वजह से ही होता है। जैसे इसके उदाहरण दे रखे हैं, साइकिल चलाना। साइकिल हम लगातार पहली बार में थोड़ी सीख जाते हैं, बार बार साइकिल चलाते हैं तो हम सीख जाते हैं। क्रिकेट खेलना है, पियानो बजाना है, डांस सीखना है, या फिर हम बात करें दौड़ना है, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आती है। तीसरा प्रकार है भाई संज्ञानात्मक भावात्मक अधिगम या संकल्पनात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक भावात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। अब इसकी बात करें तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम हुआ भाई। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अधिगम हम प्राप्त करते हैं वो इसके अंतर्गत आता है। ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है? कान, नाक, जीभ, ये सभी क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आती है। त्वचा हो गई, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आती है। इनके माध्यम से जो भी अधिगम हम ग्रहण करते हैं वो आपका संज्ञानात्मक या भावात्मक अधिगम है। किसी समस्या को हल करके सीखा जाता है। ये कोई भी समस्या उसको सोल्व करते हैं और उससे हम वो ग्रहण करते हैं। समस्या समाधान अधिगम भी कहा जा सकता है इसको मानसिक अधिगम भी कह देते हैं और इसको ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कह देते हैं। ये इनके उपनाम है, ये भी याद रखना। समस्या समाधान अधिगम, मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय। ओके, कोई भी समस्या हमारे सामने दी गई है, उस समस्या पर विचार करके हम उस समस्या को सोल्व करते हैं, तो वो जो अधिगम वहां पर जो हम सीखते हैं वो आपका किस प्रकार का अधिगम हो जाएगा? संज्ञानवादी अधिगम हो जाएगा। आगे देखिए इसके अंतर्गत चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, मतलब विचार करते हैं। जैसे कोई मैथ का हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, उस मैथ के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो दिमाग का जोर लगाते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं भाई ये किस प्रकार से होगा। तो वो चिंतन, सोच, इन दृष्टिकोण का जो विकास होता, परिवर्तन होता, वो इसी के अंतर्गत होता है। अधिगम प्रक्रिया मस्तिष्क से शरीर की तरफ बढ़ती है। ये मस्तिष्क इससे शरीर की ओर आती है। व्यक्तियों के संपर्क में आने पर सोच, विचार आदि में होने वाला परिवर्तन भी क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। देखिए अच्छे लोगों के संपर्क में आते हैं तो उनसे अच्छे चीजें सीखते हैं, उन पर विचार करते हैं भाई ये चीज अच्छी है, ये गलत है, तो उन पर विचार करके जो चीज हम ग्रहण करते हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे निबंध लिखना भी क्या है? एक प्रकार का हम विचार करके लिखते हैं भाई। जैसे छोटे क्लासों में हमने गाय पे निबंध लिखते थे, दीपावली पे निबंध लिखते थे, हम विचार करते हैं भाई गाय का दिमाग में चित्र आ जाता था। गाय के 4 पैर होते हैं, 4 थन होते हैं भाई, 2 कान होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, ऐसे दिमाग में विचार करके लिखते हैं तो ये आपके संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। गणित की समस्याओं का समाधान करना, गणित के सोल्व करना भाई, ट्यूशंस होते हैं।
चिंतन करना, योजना बनाना, कोई भी काम करते हैं, भवन वगैरह बनाते हैं तो उनकी जो योजना बनाती हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। भाषण देना, ये भी आपका इसी संज्ञानवादी भावात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण और लिखा है यहाँ पर मैंने, जब कोई भी व्यक्ति खाली जगह पर मकान का निर्माण करवाने के लिए इंजीनियर के पास जाता, कोई व्यक्ति इंजीनियर के पास चला जाता, भाई मुझे तो नक्शा बनवाना है, यहाँ पे मकान बनाने हैं, तो इंजीनियर क्या करता है, भाई मकान का नक्शा तैयार करता है। तो इंजीनियर का यह कार्य जो होता है ये संज्ञानवादी अधिगम कहलाता है। मतलब नक्शा बना रहा है तो ये संज्ञानवादी, नक्शा बनाएगा तो विचार करेगा ना, मानसिक प्रक्रिया होगी, तो वो संज्ञानवादी अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। इस नक्शे को देख करके कारीगर जिस मकान का निर्माण करेगा, इस नक्शे को देख करके कारीगर क्या क्या हाथ पैर चला करके जिस नक्शे का निर्माण करेगा, जिस मकान का निर्माण करेगा, जिस मकान का निर्माण करेगा, तो कारीगर का यह कार्य जो होता है ये गत्यात्मक अधिगम कहलाएगा। कारीगर का यह जो अधिगम होगा ये गत्यात्मक अधिगम कहलाएगा, क्योंकि हाथ पैर चलाता है उससे। तो ये आपका भाई संज्ञानवादी या भावात्मक अधिगम हो जाएगा। अब देखिए आशुबेल के अकॉर्डिंग है अधिगम कितने प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आशुबेल के अकॉर्डिंग हम अधिगम की बात करें तो अधिगम 4 प्रकार का होता है भाई। आशुबेल के अनुसार हम बात करें तो पहला है अभिग्रहण कर सीखना, अभिग्रहण कर सीखना मतलब ग्रहण करके सीखना। दूसरा अन्वेषण द्वारा सीखना, अन्वेषण का मतलब खोज करना, खोज करके सीखना क्या हो जाएगा, आशुबेल के अनुसार दूसरे प्रकार का अधिगम। एक हो जाएगा रटकर सीखना और एक हो जाएगा अर्थपूर्ण सीखना, एक हो जाएगा अर्थपूर्ण सीखना। तो हम एक एक करके चारों के बारे में देखते हैं। तो पहला देखिए अभिग्रहण कर सीखना, अभिग्रहण कर सीखना। इसमें क्या होता है, बालक के सामने जैसी विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, जैसी विषय वस्तु उस बालक को दी जाती है वो वैसी की वैसी ग्रहण कर लेता है बिना कोई अर्थ के। कोई बुक होता है उस बुक को ऐसी की ऐसी क्या करता है, सामने लेता है और उसको ऐसी की ऐसी पढ़ लेता है और उसको ग्रहण कर लेता है उसके अर्थ को जाने बिना। कोई भी विषय वस्तु बालक के सामने प्रस्तुत की गई वो वैसी की वैसी ग्रहण कर ली बिना अर्थ को जाने, तो वो अभिग्रहण करना सीखना होता है। दूसरा है अन्वेषण द्वारा सीखना। देखिए बालक स्वयं प्रेरित होकर के खोज करते हुए सीखता है। बालक जो होता है स्वयं प्रेरित होता है, खुद प्रेरित होकर के खोज करते हुए सीखता है, तो ये आपका अन्वेषण द्वारा सीखना हो जाएगा और ये ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। आशुबेल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा तरीका यही है, अन्वेषण द्वारा सीखना। ठीक है। तीसरा प्रकार है रटकर सीखना। रटकर सीखना तो बालक विषय वस्तु के अर्थ व व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है, यानी कि जो व्यवहार या जो विषय वस्तु के बारे में उसे बताया जाता है उसके अर्थ और व्यवहार को वैसा का वैसा रट लेता है। कई बार हम छोटे क्लास में थे तो हम बुक लेकर के ऐसे उसको हम ऐसे पढ़ा करते थे भाई, लाइन टू लाइन ऐसी कैसे पढ़ के याद कर लिया करते थे, ठीक है ना, तो वो रटकर सीखना हो जाएगा। चौथा प्रकार है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना तो बालक पहले समझने का प्रयास करता है और फिर समझे गए ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में स्थायी बनाता है। यानी कि पहले क्या करेगा, बालक है जो विषय वस्तु दी गई उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेगा, फिर उस जो अर्थ या जो ज्ञान उसने प्राप्त किया उसको अपने व्यवहार में स्थायी बनाएगा, तो ये अर्थपूर्ण सीखना हो जाएगा। तो ये 4 प्रकार के होते हैं भाई। आशुबेल के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा है वो अन्वेषण द्वारा सीखना हो जाएगा। आगे सीखने के प्रकार है, सीखने की क्रियाएं। सीखने के प्रकार और भी है भाई, अलग प्रकार किए गए हैं, तो ये 3 प्रकार का है, इनको और हम कर लेते हैं। सीखने का प्रकार व सीखने की क्रियाएं देखिए, पहला है विराम व अविराम सीखना। विराम व अविराम सीखना कैसे, देखिए बालक किसी पाठ को रुक कर पढ़ता है, अर्थात बीच बीच में रुक जाता है। जब पाठ बड़ा हो तब यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है तथा समय भी पर्याप्त हो। अगर कोई भी पाठ है वो बड़ा हो, समय उसके पास पर्याप्त हो, तो उस बालक को रुक रुक के पढ़ता है तो उससे क्या हो जाएगा, उसको अच्छे से उसको सीख पाएगा और ये सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। दूसरा है अविराम सीखना। अविराम सीखना का मतलब हो जाएगा बालक बिना रुके लगातार पढ़ता है और ये उस समय संभव होता है जब पाठ तो छोटा हो लेकिन सीखने के लिए उसके पास समय पर्याप्त हो। समय कम हो और सीखने के लिए पाठ छोटा हो तो उसमें बालक अविराम सीखता है भाई, तो ये विराम अविराम सीखना हो जाएगा। दूसरा है पूर्ण और अंश में सीखना। पूर्ण और अंश में सीखना, देखिए बालक एक ही बार में पाठ को पढ़कर तैयार कर लेता है तो वो पूर्ण पाठ सीखना कहलाता है। पूर्ण पाठ सीखना, एक बार में पूरा पाठ याद कर लिया तो पूर्ण पाठ सीखना हो जाएगा। यदि बालक उस पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में
बांट करके एक एक भाग को सीखते हुए आगे बढ़ता है। बालक क्या होता है, पूरे कंप्लीट पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है, प्रत्येक भाग को सीखते हुए आगे बढ़ता है, तो इसको अंश में सीखना होता है। जैसे हम अभी 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास इनकी हम बात करें तो उनकी शुरुआत में पाठों का परिचय दे रखा होता है। उस पाठों के परिचय में 4 या 5 यूनिटों में पाठों को बांट रखा है, प्रत्येक यूनिट को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो उस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, पहली यूनिट में 4 पार्ट है तो पहली यूनिट में पहला पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करेंगे। अगर पूरी बुक को एक साथ याद करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं तो पूर्ण सीखना हो जाएगा, पूर्ण पाठ सीखना हो जाएगा। अगर उस पूरी क्लास के बुक को हम इकाई में बांट करके सीखते हैं तो वो आपका हो जाएगा अंश में सीखना हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं, अलग अलग इकाइयों में बांट देते हैं और फिर उसको पूरे को हम याद करते हैं। तीसरा प्रकार है सार्थक या साभिप्राय व प्रासंगिक सीखना। जब एक बालक या व्यक्ति किसी विषय वस्तु को अभिप्राय सहित सीखने का प्रयास करता है, मतलब कोई भी विषय वस्तु उसका क्या अर्थ होता है उसको साथ में सीखने का प्रयास करता है या समझते हुए सीखता है और आगे बढ़ता है, तो ये सार्थक सीखना कहलाएगा भाई। और सार्थक सीखना जो होता है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये 3 प्रकार के हो गए वे सीखने के प्रकार। अब सीखने की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। सीखने की अवस्थाएं भाई 3 होती है, 3 अवस्थाएं होती है सीखने की, और इसका एक ग्राफ भी बन जाता है इस प्रकार से। देखिए शुरुआत में क्या होता है, बालक जो होता है, शुरुआत में बालक बहुत तेजी से सीखता है भाई, धीरे धीरे बाद में क्या होता है, इसमें गिरावट आती है और अंत में सीखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, सर्वाधिक सीखता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर अंत में बहुत ही कम यानी कि बंद हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था की हम बात करें तो बालक अत्यधिक ऊर्जावान व स्फूर्तिवान होता है। प्रारंभ में अत्यधिक ऊर्जावान व स्फूर्तिवान होता है, इसलिए सीखने की गति भी इनमें क्या होती है, सीखने की गति व मात्रा भी अधिक होती है। मतलब प्रारंभ में ज्यादा गति से और ज्यादा मात्रा में सीखता है बालक। मध्य अवस्था जो होती है इसमें लगातार सीखते सीखते बालक में क्या हो जाता है, आलस्य आ जाता है, थकान हो जाती है, सिरदर्द आने लग जाता है या सिरदर्द होने लग जाता है, ये सभी लक्षण पैदा हो जाते हैं और इस कारण से बालक का सीखना धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई, मंद हो जाता है। तो मध्य अवस्था में मंद मात्रा में सीखता है। और अंतिम अवस्था जो आती है इसमें सीखते सीखते बालक में ऐसी चरम सीमा आ जाती है कि बालक का सीखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये अंतिम अवस्था। तो ये सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं भैया, आप ध्यान में रखते हैं। देखिए यहाँ पर जॉन डीवी, गेट्स, थॉर्नडाइक व स्किनर के अनुसार हम बात करें तो जब बालक सीखता है तो प्रारंभ में तीव्र गति से सीखता है, मध्य में मंद गति से सीखता है और फिर उनके सीखने की गति वो मंद व मात्रा भी न्यून हो जाती है, ठीक है ना। ये जॉन डीवी, गेट्स व थॉर्नडाइक, स्किनर के अनुसार हम बात करें, प्रारंभ में तीव्र है, फिर मंद और फिर एकदम से बंद हो जाती है। लेकिन याद रख लेना भाई ये सार्वभौमिक नहीं है, सभी के लिए ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी। नेक्स्ट क्लास में हम बालक किस प्रकार से सीखते हैं, इसके सिद्धांत है उनकी बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना भाई। अच्छी लगी है तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। आपको बता देता हूँ इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेज मिलने वाली है धीरे धीरे, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को समय मिले, उस समय के अकॉर्डिंग हम क्लासेज बनाएंगे। समय लग सकता है लेकिन पूरा कंप्लीट चीजें आपको मिलेगी इस चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू।